कई सालों पहले की बात है, जब एक सुंदर सा परिदेश हुआ करता था। उस परिदेश में सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। वहीं एक छोटे से घर में मोहिनी और सुहानी नाम की दो परी बहनें रहती थीं। उन दोनों के माता पिता नहीं थे, वो अनाथ थी, लेकिन उन दोनों में आपस में बहुत प्यार था। वो हमेशा खुशी से रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो दोनों परी बहनें पृथ्वीलोक के मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। शॉपिंग करने के बाद दोनों जैसे ही मॉल से बाहर निकल रही थीं कि तभी उन्हें वहाँ 5 गरीब लड़कियाँ दिखाई देती हैं। वो सभी लड़कियाँ लोगों से भीख मांग रही थीं, लेकिन मॉल के सामने खड़ा चौकीदार उन सभी लड़कियों को थप्पड़ मार रहा था। तभी अचानक सुहानी देखती है कि एक लड़की के सर पर चोट लग गई है और उसमें से बहुत खून बह रहा है। ये देखकर सुहानी परी से रहा नहीं जाता और वो चौकीदार को डांटने लगती है। अरे निर्दयी इंसान, तुम पागल हो क्या? इन मासूम बच्चियों को मारते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ओ मैम साहब, ये सब मैं मेरी मालकिन के कहने पर ही कर रहा हूँ। ये सभी लड़कियाँ रोजाना यहाँ पर आ जाती हैं और यहाँ भीख मांगकर मॉल में आने वाले सभी कस्टमर को परेशान करती हैं, इसीलिए भगा रहा हूँ। कि तभी वहाँ मॉल की मालकिन भी आ जाती है और चौकीदार की बातों से सहमति जताने लगती है। अरे परी जी, इन भिखारियों पर इतना तरस मत खाइए। ये बहुत ही चालाक लोग हैं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। ये लोग तो गंदी नाली के कीड़े हैं। अरे रहने दे सुहानी, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ इन्हें। फिर चौकीदार और मालकिन के जाने के बाद वो परियां उन 5 लड़कियों के पास जाती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम 5 यहाँ पर भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? परी जी, हम बहुत भूखे हैं। हमने 3 दिनों से खाना भी नहीं खाया है। कोई हमें खाना ही नहीं देता। हम लोगों से कितनी भी मिन्नतें कर ले, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं करता। ये सुनकर दोनों परी बहनों को उन पर बहुत तरस आता है। बेटा परेशान मत हो, तुम्हें भूख लगी है ना? चलो हम तुम्हें टेस्टी टेस्टी खाना खिलाते हैं। उसके बाद दोनों बहनी उन बच्चों को पास के एक रेस्टोरेंट में ले जाकर उन्हें खाना खिलाने लगती हैं और वो बहुत ही मजे से खाना खाती हैं। फिर खाना खाने के बाद वो परियां उन लड़कियों से पूछती हैं, आखिर तुम सब इस तरह यहाँ भीख क्यों मांग रही थी? तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? और तुम लोगों का कोई घर नहीं है क्या? कहाँ रहती हो तुम लोग? हम 5 बहनी है परी जी, और हम सब अनाथ हैं। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कुछ दिनों पहले तक हम एक अनाथ आश्रम में रहते थे, लेकिन हमें वहाँ से भी निकाल दिया गया। अब हम सड़क पर फुटपाथ पर ही सोते हैं। हमारा कोई भी नहीं है। हाँ परी जी, पेट भरने के लिए हमें लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। हमारे माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था, लेकिन क्या करे परी जी, हमारी कोई मदद भी नहीं करता है। माता पिता के ना रहने से कितनी तकलीफ होती है हमें पता है, क्योंकि हमारे भी माता पिता नहीं हैं। बहन, हमें इन बच्चियों के रहने खाने का इंतजाम करना होगा, नहीं तो ये बेचारियाँ कहाँ पर रहेंगी। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इन सभी बच्चियों के रहने खाने का इंतजाम कर सकें। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तू तो जानती है कि हम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। तो अगर हमने आज इनकी मदद की तो हमें आज खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद हमारी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। इन बच्चियों की भलाई करने में अगर हमारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं तो हो जाए, लेकिन मैं इन्हें दुखी नहीं देख सकती हूँ। इन्हें तो कई दिन खाना भी नहीं मिलता। हमें अगर आज खाना नहीं मिलेगा
तो कोई बात नहीं। तो बिल्कुल ठीक कहती है बहन, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद वो दोनों बहनें अपने जादू से उन सभी बच्चियों को लेकर एक नदी के किनारे पहुंच जाती हैं। फिर वो दोनों नदी के किनारे की मिट्टी खोदने लगती हैं और उस मिट्टी से वो दोनों 5 फ्रॉक तैयार कर लेती हैं। उसके बाद वो दोनों अपनी जादुई छड़ी को उन 5 फ्रॉक के ऊपर रख देती हैं और बोलती हैं, चलो बहन, अब हम दोनों को मंत्र पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। फिर वो दोनों बहनें जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती हैं और थोड़ी ही देर के बाद दोनों बहनों की जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी बाहर निकलकर 5 जादुई फ्रॉक के चारों तरफ फैल जाती है और अगले ही पल वो 5 फ्रॉक सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फ्रॉक में बदल जाते हैं। हमने जादुई 5 फ्रॉक तैयार कर लिए हैं प्यारी बच्चियों। अब ये 5 जादुई फ्रॉक हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सारी जरूरत पूरी करेंगे। आज से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर मोहिनी परी जादुई लाल फ्रॉक से कहती है, सुनो जादुई लाल फ्रॉक, अब इन 5 बहनों के रहने का इंतजाम करो। मोहिनी परी की इतना कहते ही जादुई लाल फ्रॉक के अंदर से घर बनाने का ढेर सारा सामान बाहर निकलने लगता है। उसके बाद सुहानी परी जादुई हरे फ्रॉक से बोलती है, हे जादुई हरे फ्रॉक, घर बनाने का सारा सामान आ गया है। अब तुम घर बनाने के लिए मजदूरों को प्रकट करो। उसके बाद जादुई हरे फ्रॉक के अंदर से ढेर सारे मजदूर बाहर निकलने लगते हैं। फिर वो सारे मजदूर वहाँ जल्दी जल्दी घर बनाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते बस कुछ ही देर में नदी के किनारे एक बहुत बड़ा घर बनकर तैयार हो जाता है। ये देख वो सभी 5 बहनें खुशी से उछल पड़ती हैं। इतना सुंदर घर देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर वो दोनों परी बहनें उन 5 बहनों से कहती हैं, देखो बेटा, ये बैगनी फ्रॉक तुम सभी को रोजाना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना पका कर देगा। चलो, हमने तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम कर दिया। अब तो तुम सब खुश हो ना? और हाँ, ये बाकी के दोनों पीले और नीले फ्रॉक तुम्हारी हर मुसीबत से हिफाजत करेंगे। हाँ परी जी, आपने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है, वरना आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। सच में आप दोनों बहुत अच्छी हो। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं है। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, अब हमारे परी लोग जाने का वक्त हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं, नहीं तो परी लोग का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस तरह उन 5 अनाथ बहनों का भला करके दोनों परी बहनें अपने घर वापस लौट जाती हैं। उस दिन के बाद से वो 5 बहनें बिना किसी तकलीफ के उस घर में आराम से रहने लगती हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद पास के जंगल में रहने वाली एक खतरनाक चुड़ैल नदी में पानी पीने के लिए आती है कि तभी चुड़ैल की नजर उस घर में रह रही 5 बहनों पर पड़ती है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारी लड़कियाँ हैं। आज तो मेरी दावत होने वाली है। उसके बाद चुड़ैल उन 5 बहनों को मारने के लिए घर के अंदर दाखिल हो जाती है। चुड़ैल को देखकर वो 5 बहनें डर के मारे थर थर कांपने लगती हैं। अरे अचानक यहाँ पर चुड़ैल कैसे आ गई? ये तो बहुत खतरनाक है। अब हमें कौन बचाएगा? लगता है आज हमारा आखिरी दिन है। ये चुड़ैल तो अब हमें मार कर खा जाएगी। वो ऐसा बोल ही रही थी कि तभी जादुई 5 फ्रॉक हवा में उड़ते हुए चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ समझ पाती, उन 5 फ्रॉक के अंदर से ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर बाहर निकलकर चुड़ैल के ऊपर गिरने लगते हैं
और चुड़ैल के सर पर चोट लग जाती है। अरे मर गई रे, अरे मेरा सर फूट गया, अरे कोई बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे। चुड़ैल को घायल देखकर पांचों बहनें उस चुड़ैल को पकड़कर उसकी पिटाई करने लगती हैं। उसके बाद चुड़ैल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल दोबारा नदी के किनारे जाने की हिम्मत भी नहीं करती और यहाँ पांचों बहनें उस बड़े से घर में जादुई 5 फ्रॉक के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। बहुत समय पहले पटना के किसी गांव में सिमरन नाम की एक गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिमरन के माता पिता जंगल से लकड़ियां काट कर बेचा करते थे। इसी तरह एक दिन वो दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं, लेकिन शाम होने पर भी दोनों लौट कर नहीं आते। ये देखकर सिमरन को अपने माता पिता की चिंता होने लगती है। देखते ही देखते वो दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। लगता है मेरे माता पिता किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे फौरन से जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। उसके बाद सिमरन रात के अंधेरे में हिम्मत करके जंगल में पहुंच जाती है और चारों तरफ अपने माता पिता को ढूंढने लगती है। माँ, पिताजी, कहाँ हो आप लोग? माँ, पिताजी। इस तरह सिमरन जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी एक बुरे जादूगर की नजर सिमरन पर पड़ती है। मुझे काफी दिनों से अपने घर में एक नौकरानी की जरूरत थी। ये लड़की मेरी नौकरानी बनने के लिए बिल्कुल सही है। मैं अभी इसे पकड़कर अपने घर ले जाता हूँ। उसके बाद वो जादूगर सिमरन के सामने पहुँच जाता है। जादूगर का डरावना और भयानक रूप देखकर सिमरन घबराकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी जादूगर अपने जादू से एक जादुई रस्सी लाकर उसे सिमरन के ऊपर फेंक देता है और वो जादुई रस्सी सिमरन को पूरी तरह जकड़कर जादूगर के पास ले आती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। आज से तू मेरे घर की नौकरानी बनकर मेरे सारे काम करेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं अपने माता पिता को यहाँ ढूंढने आई हूँ। देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तू चाहे जितना भी गिड़गिड़ा ले, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चल अब मेरे साथ। उसके बाद वो दुष्ट जादूगर जबरदस्ती सिमरन को अपने घर ले जाता है। फिर अगले दिन से जादूगर सिमरन से अपने घर के सारे काम करवाने लगता है। बेचारी सिमरन बुरी तरह से थक जाती थी, लेकिन फिर भी उस जादूगर को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। उल्टा वो सिमरन की डंडे से पिटाई करने लगता है। फिर एक दिन मौका पाकर सिमरन वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन तभी जादूगर की पालतू बिल्ली सिमरन को भागते हुए देख लेती है और फौरन जादूगर को उसके बारे में बता देती है। उसके बाद जादूगर अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर सिमरन का पीछा करने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे पकड़कर वापस अपने घर ले आता है। लगता है मेरी मार का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। रुक, आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा तू यहाँ से भागने के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोचेगी। इतना कहकर वो जादूगर अपनी जादुई छड़ी निकालकर सिमरन के दोनों पैरों में खास तरह की जादुई बेड़ियां पहना देता है। अब तू चाहे यहाँ से भागने की जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरी जादुई बेड़ियां तुझे वापस मेरे पास ही लेकर आ जाएंगी। इस तरह से सिमरन पूरी तरह से उस जादूगर के कब्जे में आ जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुन लड़की, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा फलों का पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर रोज ढेर सारी जादुई चिड़ियाँ आती हैं। तो जल्दी से जा और ढेर सारी चिड़ियों को पकड़कर यहाँ ले आ। उसके बाद मैं मजे से उन चिड़ियों पर मसाले लगाकर खाऊंगा।
नहीं नहीं जादूगर जी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। कहीं वहाँ पर कोई जंगली जानवर हुआ तो वो तो मुझे मारकर खा जाएगा। ये ड्रामे करना बंद कर और जल्दी से जाकर उन चिड़ियों को पकड़ कर ला, वरना आज मैं तुझे ही खा जाऊंगा। इतना कहकर वो जादूगर सिमरन के हाथ में धनुष बाण पकड़ा देता है। उसके बाद सिमरन चिड़ियों को पकड़ने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक नदी के पास खड़ा एक चीता सिमरन पर हमला करने लगता है। सिमरन अपनी जान बचाने के लिए उस चीते पर तीर चलाना शुरू कर देती है, लेकिन उन तीरों का चीते पर कोई भी असर नहीं होता। ये देख सिमरन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पैरों में बेड़ियां होने की वजह से वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। सिमरन की ये हालत देखकर वो चीता मुस्कुराने लगता है। हाँ, हाँ, अरे अरे बचाओ मुझे, बचाओ, ये चीता मुझे खा जाएगा, बचाओ मुझे। लेकिन जैसे ही वो चीता सिमरन को मारकर खाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है कि तभी वहाँ अचानक से नटखट परी आ जाती है। नटखट परी फौरन से अपनी जादुई छड़ी से भयानक आग निकालकर उस चीते को उससे डराने लगती है, जिस वजह से वो चीता घबराकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। सिमरन के दोनों पैरों में मोटी मोटी बेड़ियां देखकर नटखट परी को उस पर बहुत तरस आता है। फिर नटखट परी के पूछने पर सिमरन उसे उस बुरे जादूगर के बारे में सब कुछ बता देती है। जादूगर के अत्याचारों के बारे में सुनकर नटखट परी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी वक्त अपने पास से एक जादुई हीरा निकालकर जमीन पर रख देती है। उसके बाद उस हीरे में से निकलने वाली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और देखते ही देखते आसपास मौजूद घास हवा में उड़कर आपस में जुड़ने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में वो सभी घास आपस में जुड़कर एक घर का रूप धारण कर लेती है। सुनो सिमरन, ये जादुई घास का घर है। ये घास का घर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। इस घास के घर के रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जाओ और उस दुष्ट जादूगर से अपना हिसाब बराबर करो। इतना कहकर नटखट परी सिमरन के दोनों पैरों में से वो बेड़ियां गायब कर देती हैं। उसके बाद सिमरन उस घास के घर के अंदर चली जाती है और उस घर को जादूगर के पास चलने के लिए कहती है। सिमरन के इतना कहने पर वो जादुई घास का घर हवा में उड़ते हुए दुष्ट जादूगर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद सिमरन घर से बाहर आकर उस जादूगर के सामने खड़ी हो जाती है। सुनो जादुई घास के घर, इस बुरे जादूगर ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है। इसे इसी वक्त सबक सिखाओ। सिमरन के इतना कहते ही उस जादुई घास के घर के अंदर से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी बाहर निकलकर जादूगर पर हमला कर देती है। जादूगर को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। फिर देखते ही देखते वो जादुई कुल्हाड़ी जादूगर के दोनों पैर काट देती है। नहीं नहीं, बस करो सिमरन, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। तू एक जालिम जादूगर है, तुझ पर रहम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर अगले ही पल वो जादुई कुल्हाड़ी जादूगर का सर काटकर उसके धड़ से अलग कर देती है। इस तरह उस जादूगर का किस्सा खत्म हो जाता है। मैंने इस बुरे जादूगर का खात्मा कर दिया है। कहो, अब मैं तुम्हारी और कोई इच्छा पूरी करूं? हाँ, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। तुम मुझे उनके पास ले चलो। उसके बाद वो जादुई घास का घर हवा में उड़ता हुआ वहाँ से दूर एक आइलैंड पर पहुँच जाता है। तभी सिमरन को वहाँ अपने माता पिता दिखाई देते हैं। उन्हें देख सिमरन बहुत खुश होती है। फिर वो दौड़कर उनके पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। उसके बाद सिमरन के माता पिता उसे बताते हैं
कि जंगल में लकड़ियाँ काटते समय एक विशाल चील उन दोनों को पकड़कर इस आइलैंड पर ले आई थी। फिर सिमरन अपने माता पिता को जादुई घास के घर के अंदर ले जाती है, लेकिन अगले ही पल वो जादुई घास का घर हवा में उड़ता हुआ जामनगर गांव में सुहानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो पूरे गांव में सबसे भोली भाली लड़की थी। स्कूल और गांव की कुछ लड़कियां सुहानी के भोलेपन का फायदा उठाती थी। एक दिन सुहानी अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत दिन हो गए, मैं स्कूल में कुछ अच्छा लेकर नहीं गई, रोज वही रोटी सब्जी। आज आप मेरे लिए छोले भटूरे बना दो ना। ठीक है बेटा, बना देती हूँ। और फिर सुहानी की माँ उसके लिए छोले भटूरे बना देती है। उसके बाद सुहानी स्कूल चली जाती है। स्कूल में रिसेस के टाइम सभी बच्चे अपना अपना टिफिन बॉक्स खोलते हैं। सुहानी जैसे ही अपना टिफिन बॉक्स खोलती है, उसके छोले भटूरे की खुशबू पूरे क्लास में फैल जाती है। उसके पीछे दो शातिर लड़कियां बैठी थीं। वो दोनों आपस में बातें करती हैं। अरे ध्रोली, सुहानी के टिफिन बॉक्स से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा क्या लेकर आई है? चल उसके पास जाकर देखते हैं। उसके बाद वो दोनों लड़कियां सुहानी के पास आ जाती हैं। अरे वाह, छोले भटूरे देखने में तो ये बहुत टेस्टी लग रही हैं। हाँ, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है और छोले भटूरे तो सबसे अच्छा बनाती हैं। मैं 3 भटूरे लेकर आई हूँ, एक मैंने खा लिया, बाकी एक एक तुम दोनों ले लो। फिर दोनों लड़कियाँ छोले भटूरे ले लेती हैं। ये तो बहुत टेस्टी है। सुहानी, कल फिर से छोले भटूरे लेकर आना। हाँ हाँ, जरूर लेकर आऊंगी। इस तरह वो दोनों लड़कियाँ सुहानी से बहुत प्यार से बात करती हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है और अचानक स्कूल की एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज सुहानी के कानों में जाती है। सुहानी उसे पहले से ही जानती थी। सुहानी उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है, अरे क्या हुआ पिंकी? मैं घर से छाता लेकर आई थी, लेकिन किसी ने मेरा छाता चुरा लिया। अब मैं इतनी तेज बारिश में घर कैसे जा पाऊंगी? इतनी सी बात है तो तुम रो क्यों रही हो? मेरा छाता है ना, तुम मेरा छाता ले लो। आप बहुत अच्छी हो सुहानी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पिंकी घर चली जाती है। रास्ते में सुहानी भीगते हुए जा रही थी और उसके आगे रोली और ट्विंकल चल रही थी। तभी ट्विंकल रोली से कहती है, अच्छा हुआ मैंने उस पिंकी का छाता चुरा लिया, वरना हम दोनों भी अभी भीगते हुए जा रहे होते। किसी को पता भी नहीं चला कि तुमने उसका छाता चुराया है। बेचारी अपना छाता ढूंढ रही होगी। सुहानी उनकी ये बातें सुन लेती है और उनके पास जाकर उनसे कहती है, ये तुम दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें उसका छाता वापस दे देना चाहिए। तुम कौन होती हो हमें सीख देने वाली? आज क्लास में प्यार से बात क्या कर लिया? अपने आप को हमारे दोस्त समझने लगी। तुम जैसी बेवकूफ लड़की से तो कोई दोस्ती ही ना करना चाहे। आ गई हमें सीख देने। उसके बाद दोनों बातें करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों की बातें सुनकर सुहानी को बहुत दुख होता है। फिर सुहानी सारी बातें भूलकर आगे बढ़ती है। तभी उसे रास्ते में एक परी रोककर कहती है, तुम भीगते हुए क्यों जा रही हो? तुम्हारे पास छाता नहीं है क्या? अपने सामने परी को देखकर सुहानी को खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या आप परी हो? मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं इस गांव के राजकुमार से मिलने आई थी। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं इस बारिश की वजह से वापस परी लोग नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ खड़ी थी कि तभी तुम मुझे यहाँ नजर आ गई। मेरा छाता?
मुझे पता है तुमने अपना छाता पिंकी को दे दिया है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो सुहानी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और तो और आपको उस लड़की का नाम भी पता है जिससे मैंने अपना छाता दिया था। मैं किसी को भी देखकर उसका नाम पता लगा सकती हूँ। मैं सब जानती हूँ। ये सब जाने दो। मैंने तो तुम्हें ये छाता देने के लिए रोका था। उसके बाद सिंड्रेला सुहानी को छाता दे देती है। अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। और हाँ, इस छाते का बड़े ही सूझबूझ से इस्तेमाल करना। इसके बाद सुहानी छाता लेकर घर जाने लगती है। फिर सुहानी वो छाता खोलती है। वाह, कितना सुंदर छाता है। तभी वो छाता बोलता है, सुहानी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तुम तो बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई छाता हूँ। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं तो बस इस जोरदार बारिश से बचना चाहती हूँ। तुम्हें मुझे हाथों से पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ जहाँ जाओगी, मैं अपने आप तुम्हारे साथ चलता रहूँगा। उसके बाद सुहानी छाता छोड़ देती है और छाता अपने आप सुहानी के साथ चल रहा था। चलते चलते सुहानी ट्विंकल और रोली से आगे निकल जाती है। वो दोनों ये सब कुछ देख लेती हैं और आपस में बोलती हैं, रोली, तुमने देखा? सुहानी का छाता बिना पकड़े ही चल रहा है। हाँ, काश ये छाता हम दोनों के पास होता। चलो ट्विंकल, इस छाते को हम दोनों हड़प लेते हैं। दोनों सुहानी के पीछे पीछे चलने लगती हैं। तभी सुहानी की नजर रास्ते में एक बूढ़े आदमी पर गई। वो आदमी अपने घर की चौखट पर बैठकर रो रहा था। सुहानी उस बूढ़े आदमी के पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ दादाजी? बिटिया, मेरे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बारिश की वजह से मैं भीख मांगने भी नहीं जा पा रहा हूँ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुमने इतना बोला, यही बहुत है बेटा। काश आपके घर में बहुत सारा राशन आ जाए और आपकी ये छोटी सी कुटिया एक पक्के मकान में बदल जाए। कि उसी वक्त जादुई छाते से तेज रोशनी निकलती है और बूढ़े दादा की कुटिया पक्के मकान में बदल जाती है और उनके घर में बहुत सारा राशन आ जाता है। बूढ़े दादा ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। सुहानी समझ जाती है कि ये जादुई छाते का ही कमाल है। थोड़ी देर बाद बारिश भी बंद हो जाती है और सुहानी छाता बंद करके अपने घर की तरफ निकलती है। वो दोनों लड़कियाँ ये सब कुछ देख रही थी। ये तो जादुई छाता है। उसके बाद दोनों सुहानी के पास आ जाती हैं। सुहानी, हमें अब एहसास हो गया है कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी। हमें पिंकी का छाता नहीं चुराना चाहिए था। ये लो, तुम उसे उसका छाता वापस कर देना। ठीक है, अपने छाते को देखकर पिंकी बहुत खुश हो जाएगी। वैसे सुहानी, तुम्हारे हाथ में जो ये छाता है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्या तुम इसे हमारे हाथ में दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। देखो सुहानी, हमने तुम्हारी बात मानकर पिंकी का छाता दे दिया। अब उसके बदले में तुम हमें क्या दोगी? ये तो पिंकी का ही छाता था, वही तुमने वापस किया है। इसके लिए मैं तुम्हें क्या दूँ? तुम्हारा ये छाता हमें बहुत अच्छा लगा, तुम हमें ये दे दो। लेकिन ये तो मेरा छाता है नहीं था, अब ये हमारा छाता है। नहीं, तुम ऐसा मत करना, मुझे मेरा छाता वापस कर दो। अगर हिम्मत है तो अपना छाता हमसे लेकर दिखा। उसके बाद ट्विंकल सुहानी को धक्का देकर गिरा देती है। तभी सिंड्रेला परी फिर से वहाँ पर आ जाती हैं।
तुम दोनों उसे तंग क्यों कर रही हो? उससे उसका छाता वापस कर दो। लेकिन दोनों परी को भी उल्टा जवाब देने लगती हैं। नहीं दे रहे, क्या कर लोगी तुम? आखिरी बार बोल रही हूँ, सुहानी का छाता उसे वापस कर दो। उसके बाद ट्विंकल जादुई छाते से बोलती है, हे जादुई छाते, इस परी और सुहानी को मार मार कर यहाँ से भगा दो। ट्विंकल के इतना कहते ही जादुई छाता उन दोनों की पिटाई करने लगता है। दोनों रोते हुए वहाँ से वापस भाग जाती है। उसके बाद सुहानी को अपना छाता वापस मिल जाता है। फिर सुहानी सिंड्रेला परी का धन्यवाद करती है और जादुई छाता लेकर घर वापस चली जाती है। जादुई छाते के आने के बाद सुहानी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है और वो एक बहुत बड़े से स्कूल में पढ़ने लगती है। इस तरह उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन गुजारने लगती है। ये कहानी शुरू होती है एक बड़े घने जंगल से, जहाँ पर हर तरह के जानवर और परिंदे मिलजुल कर रहा करते थे। वैसे तो उस जंगल में हमेशा चिड़ियों के चहकने की आवाजें आया करती थी, लेकिन एक दिन वहाँ कुछ अजीब आवाजें आई। वहाँ 5 लड़कियाँ बैठकर जोर जोर से रो रही थी। वो 5 बहनें थीं और उनका नाम था प्रिया, रिया, सिया, लिया और मीरा। तभी कुछ इच्छाधारी नागिन बहनें वहीं जंगल में ही घूम रही थीं। लेकिन तभी उनकी नजर उन 5 बहनों के ऊपर पड़ जाती है। अरे वो देखो, वहाँ पर 5 लड़कियाँ बैठकर रो रही हैं। कहीं वहाँ कोई जंगली जानवर आ गया तो? आखिर ये 5 इस खतरनाक जंगल में क्या करने आई हैं? चलो चलकर उनसे पूछते हैं। फिर वो दोनों नागिन बहनें उन 5 बहनों के पास पहुँच जाती है और उनसे जाकर कहती हैं, अरे तुम 5 कौन हो और यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो? तुम हमें बता सकती हो, हम दोनों नागिन बहनें हैं। क्या नागिन जी, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए, हमने आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, प्लीज। अरे तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम हमें अपनी परेशानी बताओ। हमारी सौतेली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती है, ऊपर से हमसे दिन भर खेतों में मजदूरी भी करवाती है। इतना ही नहीं, वो हमें रोज आधा पेट खाना देती है। हम तीनों अपनी जिंदगी से तंग आ गई हैं, इसलिए हमने आत्महत्या करने का फैसला किया है। उसकी ये बात सुनकर दोनों नागिनों को उन पर बहुत तरस आता है। देखो, आत्महत्या करना बहुत बुरी बात है। तुम 5 चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, चलो हमारे साथ। उसके बाद दोनों नागिन बहनें उन 5 बहनों को अपनी गुफा में ले जाती हैं और गुफा में आकर उनसे कहती हैं, इस गुफा में हम जादुई स्कूल चलाते हैं। हम दोनों बहनें नागिनों को तरह तरह के जादुई खाने बनाने का हुनर सिखाते हैं। लेकिन आजकल स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, इसीलिए आज से हम तुम 5 को जादुई खाना बनाने का हुनर सिखाएंगे। ये सुनकर वो 5 बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद एक नागिन बहन कपड़े में ढकी जादुई मणि को बाहर निकालकर उस टेबल पर रख देती है और अगले ही पल उस मणि के अंदर से बहुत बड़ा जादुई बर्तन बाहर निकलकर आ जाता है। फिर वो नागिन बहनें 5 बहनों को जादुई खाना बनाना सिखाने लगती हैं और वो 5 बहनें ध्यान से खाना बनाना सीखने लगती हैं। फिर क्लास खत्म करके वो 5 वापस अपने घर के लिए चली जाती हैं। उस दिन के बाद से वो 5 बहनें पहले सुबह उठकर घर के सारे काम पूरे करती हैं। फिर खेत में भी जाकर सारा काम खत्म होने के बाद वो 5 नागिनों के स्कूल में जाकर खाना बनाना सीखने लगती हैं। धीरे धीरे वो 5 बहनें जादुई खाना बनाने में माहिर हो जाती हैं। उनकी इतनी मेहनत और लगन देखकर दोनों नागिन बहनें बहुत खुश थीं और स्कूल के आखिरी दिन वो उन 5 से कहती हैं,
अब तुम तीनों जादुई खाना बनाना सीख गई हो। अब से तुम्हें खेतों में काम करने की जरूरत नहीं है। तुम तीनों एक ढाबा खोलकर वहाँ पर जादुई खाना बेचना शुरू कर दो। उसके बाद वो नागिन बहनें अपने जादू से उन 5 बहनों के पुराने कपड़े बदलकर उन्हें 5 जादुई लहंगे पहना देती हैं। इतने सुंदर लहंगे देखकर वो 5 बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। देखो, ये लहंगे आम लहंगे नहीं हैं, ये नागिनों के जादुई लहंगे हैं। इनसे तुम 5 जितने चाहो उतने पैसे मांग सकती हो। अब तुम 5 जाओ और पूरे गांव में अपने खाने की धूम मचा दो। फिर वो 5 बहनें उन नागिन बहनों का शुक्रिया अदा करती हैं। उसके बाद 5 बहनें जादुई लहंगा पहनकर अपने घर वापस चली जाती हैं। लेकिन जब वो घर पर आती हैं, तो सामने उनकी सौतेली माँ गुस्से में खड़ी होती है। उनकी सौतेली माँ बहुत ही लालची और कामचोर थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी, जिस वजह से वो मोटी सांड हो गई थी। माँ, आज से हम 5 खेतों में काम करने नहीं जाएंगे। हमने अपना ढाबा खोलने का फैसला किया है। ये क्या बकवास कर रही हो? अचानक तुम्हारे सर पर ये ढाबा खोलने का भूत कहाँ से सवार हो गया? और ढाबा खोलने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है। हाँ, आज से हम तीनों तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुमने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। अब हम तीनों अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएंगे। अब तुम यहाँ अकेले रहो और अपने सारे काम खुद ही करो। ये सुनकर उनकी सौतेली माँ उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है। लगता है तुम 5 को बहुत चर्बी चढ़ गई है। ठहरो, अभी बताती हूँ तुम 5 को। उसके बाद उर्मिला एक मोटा डंडा उठाकर 5 बहनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वो 5 बहनें अपनी आंखें बंद करके जादुई मंत्र पढ़ती हैं और वहाँ पर ढेर सारा मिर्ची का पाउडर प्रकट कर देती हैं। उसके बाद वो 5 सारा मिर्च का पाउडर उठाकर उर्मिला के ऊपर डाल देती हैं। अरे ये क्या किया तुम 5 ने? मेरे पूरे शरीर में मिर्ची लग रही है। अरे कोई बचाओ मुझे। इस तरह उर्मिला जोर जोर से रोने लगती है। ये देख उन 5 बहनों को बहुत खुशी होती है। फिर वो 5 बहनें वो घर छोड़कर चली जाती हैं और एक पार्क में जाकर अपने जादुई लहंगे से ढेर सारा पैसा मांगती है। और फिर उन पैसों से वो 5 सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा खोलकर वहाँ जादुई खाना बेचना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे उनके ढाबे पर लोग आना शुरू कर देते हैं और उनका ढाबा चल पड़ता है, जिससे वो 5 बहनें खूब सारे पैसे कमाने लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उन 5 बहनों की तरक्की देखकर उनकी सौतेली माँ उर्मिला जल भूनकर राख हो जाती है। जब से इन 5 ने घर छोड़ा है, तब से मेरे खाने के लाले पड़ गए हैं और मैं भूखी मर रही हूँ। और यहाँ ये 5 मजे से पैसे कमा रही हैं। मैं इन 5 को तो नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद उर्मिला उन 5 बहनों को मारने का प्लान बनाती है और एक काली अंधेरी रात में जब वो 5 बहनें गहरी नींद में सो रही थीं, तभी उर्मिला चुपके से उनके कमरे में घुस जाती है। लेकिन कुछ ही देर में अचानक से 5 बहनों की नींद खुल जाती है। ये देख उर्मिला उन 5 के ऊपर बेहोशी की दवा छिड़क देती है और अगले ही पल 5 बहनें बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। तभी उर्मिला की नजर उनकी बड़ी सी तिजोरी पर पड़ती है। अच्छा, तो इन 5 ने इतनी बड़ी तिजोरी खरीद रखी है। अब इन 5 को मारने के बाद इस तिजोरी की मालकिन मैं बन जाऊंगी। उसके बाद उर्मिला उन 5 बहनों को एक मोटी सी रस्सी से बांध देती है और कहती है, अब सबसे पहले मैं इन 5 का गला काट दूंगी,
फिर इन 5 की लाश को लेकर नदी में फेंक दूंगी। इस तरह इन 5 के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो ऐसा सोच ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ अचानक से दोनों इच्छाधारी नागिन बहनें आ जाती हैं। इससे पहले कि उर्मिला कुछ समझ पाती, एक नागिन उसे अपनी पूंछ में जकड़ लेती है। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे। जालिम औरत, तू क्या समझती है कि तू इन 5 को मारकर इनका सारा पैसा ऐसे ही ले लेगी? हाँ, अरे मोटी भैंस कहीं की, खा खा के हाथी बन गई है। अब तू क्या करेगी जीकर? तू तो बहुत टेस्टी लग रही है। चलो आज हमारी पार्टी हो जाएगी। फिर अगले ही पल दूसरी नागिन अपने नुकीले दांतों से उर्मिला पर हमला कर देती है। देखते ही देखते वो दोनों नागिन बहनें मिलकर उर्मिला को मारकर खा जाती हैं। इस तरह दुष्ट उर्मिला को उसके किए की सजा मिल जाती है और उस दिन के बाद से उन 5 बहनों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो 5 ढाबा चलाते हुए बहुत अमीर हो जाती हैं और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।